दोस्तों आज मैंने अमेजॉन प्राइम पर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के सारे एपिसोड्स को देखकर कंप्लीट किया। और इस शो की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि इसका नाम द रिंग्स ऑफ पावर क्यों है, और ये चीजें आपको इसके सबसे लास्ट सीन तक सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि इसका ये टाइटल क्यों है। और ये शो मेरी उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरा जितना मैंने इसे लेकर उम्मीद की थी, क्योंकि यहाँ पर सीजन 1 के लिए $465 मिलियन खर्च किए गए हैं, जो 3800 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी फिल्म का भी बजट आज के हिसाब से $465 मिलियन ही होता है। मतलब उस फिल्म से भी ज्यादा महंगी सीरीज है ये द रिंग्स ऑफ पावर। तो उम्मीदें तो इससे बहुत ज्यादा होनी ही थी। और यार इसे देखकर लगता है, फील होता है कि ये मेगा बजटेड सीरीज है, बट कॉन्सेप्ट को लेकर ये हमें डिसअपॉइंट करती है। और आने वाले वक्त में इसका बजट $1 बिलियन तक भी पहुंचेगा। और सीजन 2 पर 3 अक्टूबर से ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम में काम शुरू हो गया है। और ये वेब सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट फिल्म सीरीज से हजारों साल पहले के वक्त में सेट है। तो इसे देखने के लिए आपको वो दोनों फिल्म सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस शो पर। तो मैं तो साफ तौर पर यही कहूंगा कि अमेजॉन स्टूडियोज ने 4000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। इतनी बड़ी रकम के लिए वो हमारे सामने एक ऐसी स्टोरी लाइन को लेकर आते जिसके बारे में दशकों और सदियों तक बात करी जाती। हालांकि इसके बारे में भी बात तो करी जाएगी, लेकिन अच्छे शब्दों में नहीं, क्योंकि स्टोरी लाइन को यहाँ पर इतना ज्यादा बिखेरा गया है कि आप यही सोचते बैठोगे कि ये सब क्यों हो रहा है। और इस सीजन में वो उसे उतना अच्छे से समेट भी नहीं पाए। मैंने सालों पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग फिल्म सीरीज देखी थी। हालांकि अब मुझे उस फिल्म के बारे में डिटेल में तो याद नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो फिल्म सीरीज इस वेब सीरीज से तो काफी ज्यादा बेहतर थी। ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शो के विजुअल्स का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर पाएगा, कम से कम इसके सीजन 2 के रिलीज से पहले तक तो नहीं। इस शो में हार्फोर्ड्स और बड़ी दाढ़ी वाले बोनों पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया गया है, जबकि यहाँ उन पर जितना टाइम खर्च किया गया है वो यहाँ उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। खजानदुम बोनों की सल्तनत की यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस थी वो थोड़ी थोड़ी सेकंड एपिसोड में क्लियर होती है, बट जो दूसरे बोने यहाँ पर थे हार्फोर्ड्स, उन्हें इस शो में इतना ज्यादा दिखाया गया है कि आप भी कहेंगे सोचेंगे कि इन्हें क्यों दिखाया जा रहा है। और फाइनल 8th एपिसोड में उनकी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है, वो भी इनडायरेक्टली। और बैक स्टोरी तो हमें यहाँ पर किसी की भी जानने को नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बस सुनने को मिलता है कि उन्होंने किसी बुरे का जंग में साथ दिया था हजारों साल पहले, जो कि हार गए थे। और एल्फ्स के भी बारे में 2-4 बातें पता चलती हैं जो इस जंग में खिलाफ में लड़े थे। तो बस इन एल्फ्स के अलावा हमें किसी भी प्रजाति, किसी भी किंगडम के बारे में हमें नाम के अलावा कुछ भी जानने को नहीं मिलता। और इस शो का फर्स्ट एपिसोड तो मुझे सबसे ही ज्यादा खराब लगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इस एपिसोड के साथ, इसकी स्टोरी लाइन के साथ बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा था मैं बस वही थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा था, जबकि कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशन तो पूरी तरह से ही मेरे ऊपर से बाउंस हो रही थी। क्योंकि ये शो फ्लो तो है ही, लेकिन हम इसके कैरेक्टर्स में भी इन्वेस्ट ही नहीं हो पाते। चीजों को, कैरेक्टर्स को समझने में 5-10 मिनट तो लगते ही हैं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में ये शो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आसान भाषा में एक किंगडम, एक प्रजाति से दूसरी किंगडम, दूसरी प्रजाति पर ये शो इतना ज्यादा जंप करता है। और क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट के सीन्स के बाद ही जंप करता है, तो हम कुछ भी समझ ही नहीं पाते, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं हो पाते। बार बार ये हमें एक अलग स्टोरी लाइन दिखाने लगता है, और हमारा कनेक्शन उनके साथ बनने ही वाला होता है कि ये जंप लेता है और वो कनेक्शन बनने से पहले ही टूट जाता है। और फर्स्ट एपिसोड की लेंथ 1 घंटा 5 मिनट है, जिसमें से 5 मिनट के एंड क्रेडिट्स हटा दें तो 1 घंटा ही बचती है। और इस 1 घंटे के एपिसोड को देखने में मुझे करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा, क्योंकि पहले तो इसे इन सब चीजों की वजह से आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं करता, और मैं न चाहते हुए इसमें इन्वेस्ट हुए बिना भी इसे देख रहा था। तो चीजें, कैरेक्टर्स के बीच की कॉन्वर्सेशंस मेरे ऊपर से बाउंस कर रही थी, तो मुझे इसे बार बार रिवर्स करके दोबारा से देखना पड़ रहा था। एंड ऑफ कोर्स पहले एपिसोड ने ही मुझे बोर भी किया, और मुझे ये भी थॉट्स आ रहे थे कि मैं इस शो को स्किप कर दूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर सेकंड एपिसोड से चीजें थोड़ी समझ में आती हैं, क्लियर होती हैं, और ये सेकंड एपिसोड मुझे एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग भी लगा। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इसने मुझे हुक एंड बुक भी कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम पहले से ज्यादा मिलता है, और यहाँ मैं उनके साथ कनेक्ट भी कर पा रहा था। और ये सेकंड एपिसोड अपने अंत में काफी ज्यादा इंटेंस भी था, और इसका वो फुरंग वाला सीन बहुत ज्यादा थ्रिलिंग भी था। लिटरली यहाँ पर मेरी भी फट गई थी। और इसी एपिसोड का वो लास्ट वाला सीन, ब्लड और स्वॉर्ड, वो काफी अच्छा था, और यहाँ इसने मुझे आगे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट भी किया। और इसके बाद थर्ड एपिसोड भी मुझे अच्छा लगा, बट फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड में मैं दोबारा से इससे डिस्कनेक्ट हुआ। कुछ सीन्स यहाँ पर भी मुझे रिवर्स करके देखने पड़े, लेकिन अंत आते आते यहाँ पर भी चीजें अच्छी होने लगती हैं। और 6th एपिसोड के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि सीजन 1 का सबसे अच्छा एपिसोड यही था। और इस पूरे शो में ऑर्क और साउथलैंड के संदर्भ में जो भी चीजें होती हैं, बस वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इस पूरे शो का वही पार्ट है जहाँ पर हमें स्क्रीन पर ऑर्क दिखाई पड़ते हैं, तो हमारे अंदर से आभास आती है कि यहीं पर हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और 6th एपिसोड में यही साउथलैंड्स में एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है, और वैसा ही कुछ थर्ड एपिसोड के एंड में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिसेंट फाइट सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन 6th एपिसोड जैसा दोबारा कभी नहीं होता। और इस शो का अंत
जिस तरह से होता है उसे देखकर तो ऐसा फील होता है कि जब शो स्टार्ट हुआ था तब ये किसी और ट्रैक पर जा रहा था, मतलब मॉर्गोथ और साउरॉन, और इसके अंत आते आते ये कहीं और ही पहुंच जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि इसकी एंडिंग उतनी अच्छी, उतनी इंटेंस, उतनी मजेदार नहीं थी। मतलब मेरे अंदर अगला सीजन देखने की वो वाली एक्साइटमेंट ही नहीं है जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और KGF चैप्टर 1 के एंड में अगले पार्ट के लिए थी। और इसके खत्म होने पर मेरे अंदर से आवाज आई, आखिरकार ये खत्म हुआ। मुझे इस सीजन का प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन ही पसंद नहीं आया और ना ही स्टोरी लाइन मुझे उतनी ज्यादा अच्छी लगी, जबकि मैं सोच रहा था कि ये शो बहुत ज्यादा इंटेंस और एक्साइटिंग होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ 2-4 सीन्स में ही था और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद ये शो मेरी फेवरेट शो वाली लिस्ट में भी शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस शो का स्क्रीन प्ले मुझे काफी जगह सुस्त और डगमगाता हुआ फील हुआ और इसकी राइटिंग भी मुझे पसंद नहीं आई। और इस पूरे शो में सिर्फ 4 ट्विस्ट ही मुझे अच्छे लगे, जिसमें से 2 लास्ट एपिसोड में थे और उनके अलावा यहाँ ज्यादा ट्विस्ट टर्न्स थे भी नहीं। इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया और इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा भटकती भी है और जो जरूरी और अच्छी चीजें मुझे यहाँ लगी उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द कम है, तो मेरे बात करने से स्पॉयलर्स आउट हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि एल्फ्स जो हजारों साल पहले मार्गोथ के खिलाफ लड़े थे, जिसमें मार्गोथ की हार हुई थी, तो अब इतने सालों बाद एल्फ्स की इस उत्तरी सेना की सेनापति को लगता है कि मार्गोथ का सबसे बड़ा शागिर्द साउरॉन अभी भी जिंदा है, तो गैलेड्रियल उसी की खोज में लगी रहती है जिससे वो उसे मार सके उसके कुछ भी करने से पहले। तो मुख्य तौर पर कहानी यही है और बहुत ज्यादा भटकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये कोई स्पॉइलर भी नहीं है। ये सारी चीजें पहले 6 मिनट में ही रिवील हो जाती हैं और हजारों साल पहले हुई उस जंग का सिर्फ एक ही कुछ सेकंड्स का सीन हमें देखने को मिलता है। और मॉर्गोथ कौन था, क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, इवन उसकी शक्ल भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इन बेफिजूल की चीजों को दिखाने के बजाय थोड़ा मॉर्गोथ पर भी फोकस किया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि जिसकी वजह से ये पूरी सीरीज बनी है हमें उसके बारे में ही कुछ भी नहीं दिखाया गया। और हाँ, और धूप में आने से डरते हैं, क्यों ये नहीं पता, बताया ही नहीं गया। और जरूर Amazon स्टूडियोज और इस शो के मेकर्स खुद भी इसकी स्टोरी लाइन को लेकर कंफ्यूज रहे होंगे, तभी इसकी स्टोरी लाइन और इसके प्रीमाइस के बारे में विकिपीडिया और IMDb पर हमें कुछ भी जानने को नहीं मिलता। हालांकि इस शो में अभी भी उतना पोटेंशियल बाकी है कि इसका सीजन 2 मास्टरपीस हो सकता है, लेकिन सीजन 1 उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी लाइन और कैरेक्टराइजेशन पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत थी और ये शो आपको कहीं भी पूरी तरह से हुकन बुक भी नहीं कर पाता, 1-2 सीन्स को छोड़कर, और ना ही यहाँ पर 2-4 चीजों को छोड़कर कुछ भी ज्यादा बड़ा होता है। और मैं इस शो में बहुत अच्छे से पूरी तरह से कनेक्ट भी नहीं कर पाया। हालांकि फर्स्ट एपिसोड के बाद यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, तो इस वजह से सेकंड एपिसोड से लेकर 8th एपिसोड तक मैंने इसे बिंज वॉच तो किया और मुझे उतनी ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये लेंथ ज्यादा तो थी, एक्चुअली काफी ज्यादा थी, क्योंकि जितनी लंबी इसकी लेंथ है उतनी बड़ी, उतनी ग्रेट और उतनी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। एटलीस्ट इसके बजट को ध्यान में रखते हुए मुझे तो नहीं लगी। और 6th एपिसोड के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि 8th एपिसोड में भी हमें कुछ वैसा ही बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन 8th एपिसोड में 2 बड़े ट्विस्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। इसका एंड पूरी तरह से ठंडा था, क्लाइमैक्स में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में बताया जा सके। और इस शो को देखते टाइम आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपका इसे आगे देखने का मन ना हो, तो ये कोई हैरत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये शो इसी तरह का है, काफी ज्यादा स्लो, जो इधर उधर ज्यादा भटकता है, चीजों को एक्सप्लोर करे बगैर। इसे अच्छा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अदरवाइज ये शो कुछ ऐसा होता जिसे देखने के बाद कुछ दिनों तक ये आपके दिमाग से शायद न निकलता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 सीन्स को छोड़कर इस शो में मुझे कुछ भी ज्यादा पसंद नहीं आया। बैकग्राउंड स्कोर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो हमें सीन के दौरान सुनाई पड़ता है, और वो सीन निकलने के बाद बैकग्राउंड स्कोर आपको याद रहे, इतनी उसमें दम नहीं है। और इसकी सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है। उसके लिए मैं बस यही कहूंगा कि बेहतरीन, शानदार, मार्वलस और आउटस्टैंडिंग। आफ्टर ऑल फुल $65 मिलियन इसी पर तो खर्च किए गए हैं, जो पूरी तरह से रियलिस्टिक तो फील होता ही है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था इसे देखते वक्त कि ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में है, जिसे मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा। यू नो व्हाट आई मीन। और हाँ, मैंने इसे अपनी टीवी पर 4K अल्ट्रा HD में देखा, तो मेरा व्यूइंग एक्सपीरियंस इस शो को लेकर इतना ज्यादा अच्छा था कि शायद मैं उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी न कर पाऊं। तो बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए आप भी इसे अपनी टीवी पर ही देखें, या फिर जैसे भी हो बड़ी स्क्रीन पर देखें, क्योंकि फोन पे वो मजा नहीं आएगा। तो इस शो में इस तरह की कमियां और खूबियां हैं, और मेरे फाइनल वर्ड्स तो यही रहेंगे कि ये शो मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, इसने मुझे डिसअपॉइंट किया। और 6th एपिसोड के बाद यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जिसे देखने में मुझे मजा आया हो, या फिर जिसे मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो। एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स, तो यहाँ पर एक्टिंग तो यकीनन सभी की ही बहुत ज्यादा अच्छी है, कोई भी किसी से कम या ज्यादा नहीं लगता, सभी ने ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा अच्छे एरोनियर, ब्राउनविन और गैलेंट्रियल ही लगे। तो दोस्तों, शो में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, खासकर इसकी स्टोरी लाइन, प्रेजेंटेशन और कैरेक्टराइजेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, और लेंथ पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा सकता था, क्योंकि 9 घंटे से ऊपर का ये सीजन 1 मुझे काफी ज्यादा फील हुआ। लेकिन यहाँ पर 2-1 एपिसोड ऐसे भी थे
हैं जिनकी लेंथ का मुझे पता भी नहीं चला। सो 3.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। और हाँ, इस ऑडियो पर काम करते करते मुझे घंटे से ऊपर हो गया है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो इसके बदले में आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। बाकी अगर आपने ये शो द रिंग ऑफ पावर देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। और यहाँ सिर्फ 2-1 किसिंग सीन्स हैं, तो बेझिझक आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।